Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to start with chapter number 2 of class 11th Geography, and the chapter's name is The Origin and Evolution of the Earth. So first of all, if you haven't watched the earlier chapter, then please click on the I button, and you can also check the description box. There you will find the playlist. And if you're new to the channel, then please subscribe to it and don't forget to press the bell icon so that you never miss an update. So let's start with our today's chapter, The Origin and Evolution of the Earth. तो देखो, हमारी बुक का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, और हमने पिछले चैप्टर में ये समझा था कि फिजिकल ज्योग्राफी में क्या क्या है, क्या क्या चीजें हम फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ने वाले हैं। फिजिकल ज्योग्राफी में हम अर्थ के ऊपर जितने भी फीचर्स हैं, फिनोमेना हैं, उनको पढ़ेंगे। मतलब कि जैसे लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, क्लाइमेटोलॉजी, इन सारी चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, बट इन सारी चीजों को पढ़ने से पहले ये भी तो समझना जरूरी है कि अर्थ कैसे बनी। मतलब लिथोस्फेयर आपको कहाँ देखने मिलता है? लिथोस्फेयर जो है वो अर्थ पे ही तो है। जो हाइड्रोस्फेयर है वो भी तो अर्थ के ही ऊपर है। तो जितने भी फिजिकल फीचर्स हैं वो एक्चुअली किसके ऊपर है? अर्थ के ऊपर है, और हम बात अर्थ के ही फिजिकल फीचर के बारे में कर रहे हैं। तो फिजिकल फीचर्स को पढ़ने से पहले हमें एक स्टेप पीछे आके ये समझना होगा कि अर्थ कैसे बनी। एंड इस चैप्टर में जब आप अर्थ बनने की प्रक्रिया को समझोगे तो उसके लिए ये भी तो जरूरी है ना कि ये यूनिवर्स कैसे बना। क्योंकि अर्थ किसका पार्ट है? अर्थ है सोलर सिस्टम का पार्ट। सोलर सिस्टम जो है वो गैलेक्सी का पार्ट है। गैलेक्सी जो है वो यूनिवर्स का पार्ट है। तो अल्टीमेटली हमें ये भी तो समझना होगा आखिरकार ये जो पूरा ब्रह्मांड है ये कैसे बना। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम कुछ थ्योरीज के बारे में बात करेंगे जो कि ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स की बात करते हैं। हम पहले समझेंगे कि यूनिवर्स कैसे बना, फिर हम समझेंगे कि जो प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं, वो कैसे बने। जब हमें ये समझ आ जाएगा कि प्लैनेट्स एंड यूनिवर्स ये सारी चीजें इस पर्टिकुलर तरीके से बनी है या इनको लेकर ये हाइपोथेसिस है, जब उसको समझ लेंगे उसके बाद फिर हम अर्थ, उसके लिथोस्फेयर, उसके जो लाइफ फॉर्म्स है, उन सब के बारे में बात शुरू करेंगे। ठीक है, सो डू यू रिमेंबर द नर्सरी राइम ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार? तो आप सबको ये जो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार है जो आप बचपन में राइम गाते थे, तो ये तो जरूर याद होगी ही। तो जो स्टारी नाइट्स होती हैं, मतलब तारों भरी रात जो है, उसने हम सबको अट्रैक्ट किया है। हम सबको बहुत अच्छी लगती है। हम लोग मतलब काफी लंबे टाइम तक हम सिर्फ आसमान की तरफ देख सकते हैं, तारों को निहार सकते हैं। You may also have thought of these stars and had numerous questions in your mind. अब आपने भी इन तारों को देखा होगा, एंड कभी ना कभी आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस तो आए होंगे। Questions such as how many stars are there in the sky? कभी कभी आपको लगा होगा कि भाई ये स्टार हैं कितने, कितने तारे हैं इस पूरे आसमान में। How did they come into existence? वो एग्जिस्टेंस में कैसे आए? ये स्टार्स, ये तारे बने कैसे? क्या हम कभी स्काई के एंड पे पहुंच सकते हैं? क्या इस आकाश का, इस स्काई का कोई एंड है भी? मे बी मैनी मोर सच क्वेश्चंस आर स्टिल देयर इन योर माइंड। और हो सकता है इसी तरीके के और बहुत सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में हों। In this chapter you will learn how these twinkling little stars were formed. तो अब इस चैप्टर में आप ये समझोगे कि ये जो जगमगाते हुए छोटे छोटे तारे जो आपको दिखाई देते हैं ये कैसे बने। With that you will eventually also read the story of origin and evolution of the earth. And जब आप समझ लोगे कि तारे कैसे बने, उसके बाद हम बात करेंगे कि अर्थ कैसे बनी, अर्थ की ओरिजिन कैसे हुई, मतलब अर्थ का एक तरीके से जन्म कैसे हुआ, कैसे वो बनी, एंड इवोल्यूशन कैसे रहा। मतलब अर्थ आज जिस फॉर्म में दिखती है वो जब बनी थी अपने ओरिजिन के टाइम पे सेम फॉर्म में नहीं थी। तो इवोल्यूशन क्या आया है, ओवर द बिलियन ऑफ ईयर्स अर्थ के ऊपर क्या क्या चेंज आया है, तो वो भी हम इसमें समझेंगे इस चैप्टर में। सो पहला टॉपिक शुरू करते हैं, अर्ली थ्योरीज। तो देखो, जब भी किसी भी कॉन्सेप्ट के बारे में बात की जाती है, किसी भी आप टॉपिक को ले लो, जब उसके बारे में हम क्वेश्चन करना शुरू करते हैं तो बहुत सारे एक तरीके से थ्योरीज, बहुत सारे ओपिनियंस निकल के आते हैं। ये चीज ऐसे हुई होगी, ऐसे हुई होगी, ऐसे हुई होगी। बहुत सारे लोग अपनी अपनी राय देते हैं, लास्ट में जाके हमें कोई ऐसी ओपिनियन मिलती है, ऐसा आइडिया, ऐसी थ्योरी मिलती है जिस पे हम विश्वास कर पाते हैं। ठीक है, मतलब कि जैसे आपने क्लास 10th 11th में, या मतलब क्लास 9 10th में, 11th में तो आप हो, तो उसमें आपने साइंस के बारे में पढ़ा होगा। जैसे साइंस में काफी सारी थ्योरीज के बारे में पढ़ते हैं कि एटम की जो एक तरीके से उसके बारे में डिस्कवरी है, ऐसे ऐसे हुई, ये थ्योरीज थी, उसमें इतने इलेक्ट्रॉन इतने प्रोटॉन होते हैं, उसके बारे में काफी सारे चेंजेस हुए। पहले किसी ने ये बताया, फिर किसी ने ये बताया, ऐसे करके चेंजेस होता है। तो सिमिलरली व्हेन वी टॉक अबाउट ओरिजिन ऑफ अर्थ और ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ थ्योरीज अबाउट इट। ठीक है, एंड अभी हमारे लिए ये समझना जरूरी है कि जो
शुरू शुरू में सबसे पहले जिन लोगों ने ओरिजिन की बात की वो क्या की, उन्होंने क्या आइडिया रखा कि अर्थ ऐसे बनी होगी, तो उसके बारे में भी हमें समझना जरूरी है, क्योंकि हम जब नीचे के मतलब एक तरीके से फर्स्ट लेवल को समझेंगे तभी धीरे धीरे करके हम ऊपर बढ़ेंगे एंड अल्टीमेटली आज की थ्योरी पे जाके पहुंच पाएंगे जिसे हम एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, तो हम सीधा अगर जंप कर लेंगे, अगर सीधा हम आज वाली थ्योरी पे जिस पे हम बिलीव करते हैं उस पर जंप कर लेंगे तो हमें कहीं ना कहीं ये प्रोसेस जो है वो हम समझने में चूक जाएंगे। तो इसीलिए जो अर्ली थ्योरीज हैं वो भी पढ़ना जरूरी है। सो ओरिजिन ऑफ द अर्थ, जो शुरुआत की थ्योरीज हैं उनमें अर्थ के ओरिजिन के बारे में क्या बोला गया। A large number of hypotheses were put forth by different philosophers and scientists regarding the origin of Earth. तो बहुत सारे जो philosophers हैं, scientists हैं, उन्होंने काफी सारी hypotheses जो हैं वो रखी सामने। hypothesis क्या होती है? एक ऐसा आइडिया जो कि किसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए दिया जाता है कि अच्छा ये चीज ऐसे हुई होगी, बट उसे हाइपोथेसिस हम क्यों कहते हैं? क्योंकि अभी तक वो करेक्ट प्रूव नहीं हुई है, मतलब कि अभी तक ये चीज प्रूव नहीं हुई है कि दैट थिंग इज करेक्ट, एंड दैट इज व्हाई वी कॉल्ड इट अ हाइपोथेसिस। तो किसी भी चीज की जब आप पॉसिबल एक्सप्लेनेशन लेके चलते हो कि ये हो सकता है, यू कॉल इट हाइपोथेसिस। ठीक है, तो बहुत सारी हाइपोथेसिस जो हैं वो दी गई बहुत सारे साइंटिस्ट एंड फिलोसफर्स के द्वारा। वन ऑफ द अर्लियर एंड पॉपुलर आर्ग्यूमेंट वाज बाय जर्मन फिलोसोफर इमानुएल कैंट। Mathematician Laplace revised it in 1796। तो सबसे पहली जो या सबसे पहली हाइपोथेसिस एंड पॉपुलर आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो जर्मन फिलोसोफर इमानुएल कैंट ने दिए थे। एंड जब इमानुएल कैंट ने अपनी हाइपोथेसिस रखी सामने, उसके बाद जो लैप्लेस थे, मैथमेटिशियन लैप्लेस, उन्होंने फिर कैंट की जो हाइपोथेसिस है उसको रिवाइज किया था 1796 में। मतलब लैप्लेस ने क्या किया, कैंट के थ्योरी में थोड़ी सी एडिशन की, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया, उसको थोड़ा सा आगे लेके गए वो। इट इज नोन एज नेब्यूलर हाइपोथेसिस। तो जो इमानुएल कैंट ने हाइपोथेसिस दी थी इसको हम कहते हैं नेब्यूलर हाइपोथेसिस। नेब्यूलर का मतलब क्या होता है? देखो, नेब्यूला का मतलब होता है एक बहुत बड़ा सा क्लाउड, बहुत बड़ा बादल जिसमें डस्ट है, जिसमें बहुत सारी गैसेस हैं। ठीक है, तो मतलब एक ऐसा क्लाउड, ऐसा बादल जो कि बहुत बड़ा है एंड उसमें काफी सारी गैसेस हैं, काफी सारे डस्ट पार्टिकल्स हैं, काफी सारे क्या हैं, दूसरी चीजें हैं जैसे मिस्ट, वेपर, ये सारी चीजें भी हैं, जैसे वाटर वेपर वगैरह, ये सारी चीजें भी होती हैं नेब्यूला में। ठीक है, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि हाँ बहुत बड़ा सा एक बादल है जिसमें गैसेस वगैरह रहती हैं। तो नेब्यूलर हाइपोथेसिस का मतलब क्या है? इसका मतलब कि इस हाइपोथेसिस में क्या एक तरीके से आइडिया सामने रखा गया है कि जो अर्थ है वो नेब्यूला से बनी है। अर्थ का जो ओरिजिन है वो नेब्यूला से हुआ है। द हाइपोथेसिस कंसिडर्ड दैट द प्लैनेट्स वर फॉर्म्ड आउट ऑफ अ क्लाउड ऑफ मटेरियल एसोसिएटेड विद यूथफुल सन व्हिच वाज स्लोली रोटेटिंग। तो हाइपोथेसिस क्या कंसिडर करती है कि जो प्लैनेट्स हैं वो एक मटेरियल के क्लाउड से बने हैं, एक ऐसा क्लाउड जो कि यूथफुल सन के अराउंड एसोसिएटेड है, एंड वो जो क्लाउड है वो धीरे धीरे रोटेट कर रहा है। इट मींस इसमें क्या बोला जा रहा है कि बीच में एक यूथफुल सन है। यूथफुल सन मतलब कि अपनी अर्ली स्टेजेस में है, अर्ली एजेस में है सन। अभी सन जो है वो एकदम मैच्योर नहीं हुआ है, इट इज इन इट्स अर्ली स्टेज। ठीक है, तो इसलिए इसको बोला जा रहा है यूथफुल सन। इस यूथफुल सन के अराउंड देयर इज अ क्लाउड, एंड वो क्लाउड क्या है, ऐसे समझ लो, एक क्लाउड है। ठीक है, एंड इसमें बहुत सारे मटेरियल है, बहुत सारी गैसेस हैं, बहुत सारी डस्ट वगैरह हैं, ये सारी चीजें। एंड दिस नेब्यूला इज रोटेटिंग स्लोली। ये जो नेब्यूला है स्लोली रोटेट कर रहा है। अब कैंट की ना दो अजम्पशंस थी। द फर्स्ट अजम्पशन वाज कि एक गैशियस बॉडी है जिसमें काफी सारे गैस एंड सॉलिड पार्टिकल्स हैं, मतलब एक ये नेब्यूला की बात कर रहे हैं। पहली एक तरीके से अजम्पशन यही थी कि एक बादल है जिसमें गैस वगैरह है। दूसरी अजम्पशन ये थी कि ये जो गैशियस बॉडी है, जो नेब्यूला है, वो धीरे धीरे रोटेट कर रहा है। एंड इसके अलावा एक और अजम्पशन थी कि पहले ये जो पार्टिकल्स थे वो रुके हुए थे, एंड कुछ टाइम बाद ये जो पार्टिकल्स हैं ये आपस में कोलाइड करने लग गए, एक दूसरे से टकराने लग गए। ठीक है, तो आप क्या क्या समझा कि जो कैंट ने जो अजम्पशंस ली थी वो क्या क्या थी कि सबसे पहले तो एक नेब्यूला है, एक बॉडी है, गैशियस बॉडी है। ये गैशियस बॉडी जो है वो धीरे धीरे मूव कर रही है। इस गैशियस बॉडी के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, एंड शुरू में ये पार्टिकल्स जो है वो स्टैटिक हैं, दे आर एट रेस्ट, एंड आफ्टर सम टाइम दे स्टार्ट कोलाइडिंग। ठीक है, ये उनकी अजम्पशन है।
तो मैकेनिज्म क्या है, मतलब इस नेबुलर हाइपोथेसिस के हिसाब से जो प्लैनेट्स हैं वो कैसे बने। तो सबसे पहले जो उनकी अजम्पशन थी, सबसे पहले यही फर्स्ट स्टेप यही था कि जो नेब्यूला है वो धीरे धीरे घूम रहा है और इसके अंदर स्टैटिक पार्टिकल्स हैं। मतलब एक तरीके से बाहर का बादल जो है वो तो घूम रहा है, बट आपस में ये पार्टिकल्स जो हैं वो इधर उधर नहीं घूम रहे। दे आर काइंड ऑफ रोटेटिंग विद द नेब्यूला, बट दे आर नॉट रोटेटिंग इन, और दे आर नॉट मूविंग इन देमसेल्फ। वो बस नेब्यूला के साथ धीरे धीरे ऐसे करके मूव कर रहे हैं, बट ये आपस में मतलब ऐसे इधर उधर नहीं जा रहे। ठीक है, पार्टिकल्स स्टैटिक हैं, पार्टिकल्स रुके हुए हैं, नेबुला जो पूरा ये बॉडी है वो स्लोली स्लोली मूव कर रही है। धीरे धीरे करके क्या हुआ, पार्टिकल्स जो हैं वो रैंडमली मूव करने लग गए। वो क्या किया उन्होंने, ये जो बीच में जो पार्टिकल्स हैं जो पहले स्टैटिक थे, दे स्टार्टेड मूविंग, रैंडमली मूविंग, मतलब किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। एंड जब ये पार्टिकल्स आप मूव करेंगे रैंडमली तो आपस में टकराएंगे भी। ये जो पार्टिकल है ये इससे जाके टकराएगा, ये पार्टिकल इससे जाके टकराएगा, मतलब ये जो पार्टिकल्स हैं दे विल स्टार्ट कोलाइडिंग। अब जब कोई भी चीज टकराती है तो फ्रिक्शन होती है। ठीक है, एंड जब फ्रिक्शन होती है तो हीट प्रोड्यूस होती है। जैसे आप अपने दोनों हाथों को रब करोगे अगेंस्ट ईच अदर तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद आपके हाथ गर्म हो जाएंगे। तो क्या होता है कि जब कोई चीज टकराती है तो क्या होता है, फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन होने के बाद क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है। तो यहां पे क्या हुआ, धीरे धीरे करके इस नेब्यूला में हीट प्रोड्यूस होने लग गई। ये जो नेब्यूला है धीरे धीरे गर्म होने लग गया। एंड जब नेब्यूला गर्म हुआ तो क्या हुआ, देखो कोई भी चीज जब गर्म होती है तो एक्सपेंड करती है। ठीक है, जैसे आप आइस को देखोगे, आइस का जो ब्लॉक है वो कम टेम्परेचर पे एकदम सॉलिड रहता है, बट जैसे जैसे आप हीट बढ़ाते हो, इसको गर्मी दोगे तो ये एक्सपेंड करेगा और फैल के एकदम ऐसे पानी जैसा हो जाएगा, पानी बन जाएगा। ठीक है, तो मतलब कि कोई भी चीज जब हीट अप होती है तो वो एक्सपेंड करती है। तो सेम चीज होगी इस नेब्यूला के साथ। तो कैंट की थ्योरी क्या कहती है कि जब पार्टिकल्स आपस में कोलाइड करने लग गए तो हीट प्रोड्यूस हुई, एंड जैसे जैसे हीट प्रोड्यूस हुई ये जो नेब्यूला था ये एक्सपेंड करने लग गया, ये अब एक्सपेंड करने लग गया। ठीक है, पहले क्या था, ये इतने साइज का था, अब ये एक्सपेंड हो गया, ऐसे बाहर की तरफ फैल गया। एंड जब ये नेबुला फैला तो बीच में जो पार्टिकल्स हैं जो कि पहले रैंडमली इधर उधर घूम रहे थे, पहले जब ये पार्टिकल्स थे इन्होंने रैंडमली घूमना शुरू किया, एंड अब ये पार्टिकल्स जो हैं एक्सपेंड होने के बाद सब के सब अब ये एक डायरेक्शन में घूम रहे हैं, ये एक डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं। ये जितने भी पार्टिकल्स हैं अब वो नेबुला के साथ एक डायरेक्शन में, जैसे सारे के सारे एक डायरेक्शन में ऐसे जा रहे हैं। ठीक है, ऐसे जितने भी पार्टिकल्स हैं दे आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन। ठीक है, सब एक तरीके से। तो यहाँ पे देखोगे पार्टिकल्स की मूवमेंट कैसे हो रही है, अगर मैं आपको इस रेड कलर से दिखाऊं तो पार्टिकल्स जो है वो ऐसे मूव कर रहे हैं, एंड नेबुला भी ऐसे ही मूव कर रहा है। ठीक है, पार्टिकल्स भी अब इस तरीके से मूव कर रहे हैं, नेबुला भी मूव कर रहा है। अब धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे जैसे हीट बढ़ेगी एंड जैसे जैसे ये सारे पार्टिकल्स जो हैं वो सेम डायरेक्शन में मूव करना शुरू करेंगे तो इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, रोटरी मोशन जो है वो काम करेगा, एंड इनकी जो स्पीड है वो बढ़ती जाएगी। पहले ये स्लो घूम रहे थे, अब ये तेज घूमने लगेंगे। जैसे अगेन ये नेबुला है एंड इसके अंदर जो पार्टिकल्स है वो एकदम तेजी से अंदर घूमने लगेंगे। तो पूरा जो नेबुला है अब वो जैसे मिक्सी में आप कोई भी चीज डालते हो तो एकदम से ऐसे घुमाते हो ना, और सारा सामान जो भी चटनी वगैरह बना रहे हो वो एकदम से रोटेट करता है। सो लाइक दैट ये जो नेबुला है वो बहुत तेजी से अब रोटेट करने लगेगा, धीरे धीरे इसकी स्पीड जो है बढ़ने लगेगी। एंड जब कोई भी चीज रोटेट करती है ना तो उसपे दो तरीके का फोर्स लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो अंदर की तरफ लगता है एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो बाहर की तरफ लगता है। लेट्स से कि आप बीच में खड़े हो यहाँ पे एंड आपने अपने हाथ में एक क्या लिया हुआ है, एक रस्सी से एक स्टोन को बांधा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे एक स्टोन है उसको बांधा हुआ है एंड आप इसको घुमा रहे हो, एकदम चारों तरफ घुमा रहे हो, इसको इस तरीके से घुमा रहे हो। ठीक है, तो इस पत्थर पे, स्टोन पे दो तरीके के फोर्स लगेंगे, एक अंदर की तरफ एंड एक बाहर की तरफ। अंदर की तरफ जो फोर्स लगेगा वो होगा सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, एंड जो फोर्स बाहर की तरफ लगेगा वो होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, तो यहां पे हमने क्या देखा कि हमारा जो नेबुला है वो बहुत तेजी से अब रोटेट कर रहा है। ठीक है, अब जब नेबुला रोटेट करेगा तो उस पर भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगी, एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि इस नेबुला में से एक रिंग बाहर निकलेगी, इस नेबुला में से एक रिंग बाहर जो है निकलेगी। जैसे अगेन मिक्सी वाला अगर एग्जांपल दें, अगर आप
जो मिक्सर ग्राइंडर है उसका ढक्कन ना लगाओ तो क्या होगा, जैसे ही आप मिक्सी को घुमाओगे तो जो पूरा सामान है वो बाहर निकलता है, ठीक है, वो अचानक से बाहर निकलता है। तो सेम चीज यहाँ होगी कि जैसे जैसे ये जितनी तेजी से रोटेट करेगा ना, तो एक रिंग जो है वो इसमें से बाहर आएगी। वो रिंग भी किसकी होगी, क्योंकि ये पूरा नेबुला जो है वो गैस का है, तो इसमें से जो रिंग बाहर निकलेगी दैट विल ऑल्सो बी अ गैशियस रिंग। वो भी किसकी होगी, गैशियस रिंग होगी। इस तरीके से एक रिंग जो है इसमें से बाहर निकली, ठीक है। ऐसे लगा लो जैसे ये रिंग थी, पहले नेबुला का पार्ट थी, धीरे धीरे करके ये रिंग जो है बाहर हो जाएगी और कुछ इस तरीके की रिंग बनेगी ऐसे, ठीक है। अब ये रिंग है, मतलब इसके बीच में नहीं है, बीच में जो है कुछ भी नहीं है, जो भी गैस वगैरह वो इधर पे है, इसकी इस रिंग में ये है, ये सारे रिंग में पार्टिकल्स हैं। तो पहले पूरा नेबुला इस तरीके से था, ठीक है, बट बहुत तेजी से ये घूमा, रोटरी मोशन हुआ, उसकी वजह से जो स्पीड है इसके घूमने की वो तेज हुई, एंड जैसे ही इसकी स्पीड बहुत तेज हुई तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ने काम किया एंड इसमें से एक रिंग बाहर निकल के आई, ठीक है। एंड ये जो रिंग है वो एक साथ इकट्ठा हो जाएगी। जो पार्टिकल्स हैं उनमें अपनी अपनी एक तरीके से ग्रेविटेशन फोर्स होगी। हम सब में ग्रेविटेशन फोर्स होती है, मतलब जितने भी पार्टिकल्स वगैरह उन सब में कुछ ना कुछ ग्रेविटेशन फोर्स है। तो वो एक दूसरे को एक तरफ से एक दूसरे के तरफ अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे करके जो रिंग है वो कंडेंस होने लगेगी। ये जो नेबुला है वो हीट अप हो गया था, वो गर्म हो गया था, बट जैसे ही इसमें से ये रिंग बाहर निकलेगी तो धीरे धीरे करके ये जो रिंग है वो ठंडी होने लगेगी और अब वो कोलैप्स होने लगेगी। इस रिंग में जितने भी पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के पास आने लगेंगे, वो एक्रीशन होने लगेगा। एक्रीशन मतलब कि पार्टिकल्स का एक साथ आना, ठीक है। यहाँ पे एक शब्द दिया हुआ है पैराग्राफ में, यहाँ पे उन्होंने क्या बताया है कि धीरे धीरे करके क्या होगा, फॉर्म थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्रीशन। अभी ये मैं वापस से लाइन को पढ़ूंगी, बट यहाँ पे शब्द पे फोकस करवा रही हूँ कि जो एक्रीशन है वो होगा, यहाँ पे जो रिंग है वो धीरे धीरे करके कंडेंस होगी और सारे पार्टिकल्स जो हैं वो कंसोलिडेट होंगे, एक्रीशन होगा, सारे पार्टिकल्स जो है इकट्ठा होंगे और धीरे धीरे करके जो पार्टिकल्स है वो चिपक जाएंगे और किसका फॉर्म ले लेंगे, प्लैनेट का फॉर्म ले लेंगे। एंड इस प्लैनेट के आसपास जो बची हुई गैसियस रिंग होगी, ये जो रिंग है इसका मैक्सिमम पार्ट जो है प्लैनेट बना देगा, एंड जो बची कुची रिंग है वो क्या करेगी, वो इस प्लैनेट के आसपास सैटेलाइट बना देगी। क्या बना देगी, मून बना देगी, ठीक है। इस तरीके से इसी सेम प्रोसेस से 9 रिंग्स बाहर आएंगी, क्योंकि जिस टाइम पे स्टडीज हो रही थी हम प्लूटो को भी सोलर सिस्टम का पार्ट मानते थे, तो हम कंसीडर करते थे देयर वर 9 प्लैनेट्स। तो इसी तरीके से जो 9 रिंग्स हैं वो बाहर आएंगी और हर एक रिंग जो है वो कंडेंस हो जाएगी, वो प्लैनेट बना लेगी, प्लैनेट के आसपास इसी तरीके से सैटेलाइट बन जाएंगी। एंड जो बीच में बचा कुचा नेबुला होगा, मान लो इसी तरीके से 9 रिंग जो है वो बाहर गई, एक रिंग बाहर गई, फिर दूसरी रिंग बाहर गई, ऐसे। अगर मैं इसको थोड़ा सा और छोटा करके दिखाऊं, मतलब जैसे मान लो ये ओरिजिनली नेबुला था, इस नेबुला में से इस तरीके से रिंग्स जो है वो बाहर आई, एक रिंग, एक एक लाइन में बना देती हूँ मैं, एक रिंग, दो रिंग, 3 4 5 6 7 8, इसी तरीके से 9 ले लो, ठीक है। 9 जो रिंग्स है वो बनी, एंड ये अब जो ये पहले तो ओरिजिनल साइज इसका नेबुला का इतना था, बट अब रिंग्स इसमें से बाहर निकल गई, मैटर बाहर निकल गया, तो नेबुला अब छोटा सा बचा। अब ये जो बचा कुचा नेबुला है ये भी ठंडा हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा, सन बन जाएगा, ठीक है। या फिर हमने मतलब इस तरीके से ये एज्यूम किया था कि एक सन है ऑलरेडी, उसके आसपास क्लाउड है, तो जो बचा कुचा जो है, जो सन है, जो यूथ सन था, अब वो प्रॉपर सन बन जाएगा। इस चीज को मैं थोड़े और अलग तरीके से बना के दिखाऊं ताकि आपको समझ आए कि जिस तरीके से हमारा सोलर सिस्टम है, तो जैसे ये जो नेबुला है उसमें ऊपर को रिंग नहीं जाएंगी बल्कि साइड से वो निकल जाएंगी, मतलब एक तरीके से ऐसे होगा कि जैसे ये नेबुला है एंड रिंग जो है वो इस तरीके से बाहर निकल जाएगी, एक रिंग इसके बाहर होगी, फिर दूसरी रिंग, फिर इस तरीके से सारी रिंग्स रहेंगी, एंड हर एक रिंग जो है वो कंडेंस होके प्लैनेट्स बना लेगी। एंड जिस तरीके से आज हमें फिर सोलर सिस्टम दिखता है वो कुछ इस तरीके से सारे प्लैनेट्स जो है वो दिखेंगे, ठीक है, एक दूसरे के साइड बाय साइड। तो आई होप कि ये चीज आपको समझ आ रही होगी कि किस तरीके से रिंग्स जो है सेपरेट हुई एंड फिर वो कंडेंस हुई। इस तरीके से जो थ्योरी है वो एक्सप्लेन करती है अर्थ की ओरिजिन कैसे हुई या प्लैनेट्स की ओरिजिन कैसे हुई, ठीक है। अब इसके कुछ क्रिटिसिज्म भी हैं, वो हम थोड़ी देर बाद में बात करते हैं, पहले इस पैराग्राफ को कंप्लीट कर लेते हैं। सो इन 1950 ऑटो स्किमिडेट इन रशिया एंड कार्ल वेजास्कर इन जर्मनी समवट रिवाइज्ड द नेबुलर हाइपोथेसिस। अब ये जो सेम बेसिक थ्योरी है जो मैंने अभी आपको बताई, नेबुलर हाइपोथेसिस, इसमें बाकी लोगों ने भी, जैसे ऑटो स्किमिडेट हैं एंड जो कार्ल हैं, इन्होंने और इसमें एडिशन किया, रिवाइज किया,
ठीक है, थ्रू डिफरेंट दो डिफरिंग इन डिटेल, बट जो इन्होंने रिवीजन की वो डिटेल में काफी अलग थी. सो वी डोंट हैव टू गेट इनटू दीज, क्योंकि ये मतलब सही थ्योरीज नहीं है. दे आर जस्ट द स्टार्टिंग एंड दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू अबाउट दिस नेबुलर हाइपोथेसिस इन लिटिल डिटेल, ताकि थोड़ा सा समझ आ जाए कि ये हाइपोथेसिस क्या थी. ठीक है, तो हमें बहुत ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं कि हर एक पर्सन ने क्या दिया. वी विल अल्टीमेटली डिस्कस द थ्योरी दैट वी एक्चुअली बिलीव इन एंड और द थ्योरी दैट सीम्स रीजनेबल और एक्सेप्टेबल. ठीक है, जो बिग बैंग थ्योरी है उसके बारे में हम बात करेंगे. तो अभी के लिए आप इतना समझ लो कि हाँ, जो ये ओरिजिनल थ्योरी दी, नेबुलर हाइपोथेसिस थ्योरी दी, तो बहुत सारे लोगों ने इस नेबुलर हाइपोथेसिस को ही आगे बढ़ाया, चेंज किया. They considered that the sun was surrounded by solar nebula containing mostly the hydrogen and helium along with what may be termed as dust. तो ये जितने भी लोग नेबुलर हाइपोथेसिस पे बिलीव कर रहे थे, उस पे एडिशन कर रहे थे, उनका बेसिक मानना ये था कि सन है जो कि सोलर नेबुला से सराउंडेड है, इसके चारों तरफ एक नेबुला है. जो नेबुला है उसमें मेनली कौन कौन सी गैस है? हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस है. ठीक है, एंड हाइड्रोजन एंड हीलियम के साथ बहुत सारी दूसरी चीजें हैं जिनको आप डस्ट कह सकते हो मोटे मोटे तौर पे, ऐसा इन्होंने बोला. द फ्रिक्शन एंड कोलिजन ऑफ पार्टिकल्स लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ डिस्क शेप्ड क्लाउड एंड प्लैनेट्स वर फॉर्म्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्रीशन. तो अभी मैंने आपको बताया कि इस पूरी हाइपोथेसिस में क्या माना गया था कि एक नेबुला है, उसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं एंड वो पार्टिकल्स पहले स्टैटिक थे, दे वर एट रेस्ट, बट आफ्टर सम टाइम दे स्टार्टेड मूविंग. वो मूव करने लग जाते हैं एंड जब पार्टिकल्स आपस में मूव करते हैं तो फ्रिक्शन होता है, कोलिजन होता है, आपस में वो टकराते हैं. टकराने की वजह से क्या होता है? हीट प्रोड्यूस होती है एंड जो पूरा क्लाउड है वो डिस्क की शेप ले लेता है. डिस्क एक तरीके से इस तरीके की शेप ले लेता है. ठीक है, एंड इसमें से फिर मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया, रिंग्स बाहर आएंगी एंड रिंग्स जो है वो कंडेंस होंगी या एक्रीशन होगा. एक्रीशन मतलब एक्यूमुलेट होना, इकट्ठा होना. ठीक है, तो एक्रीशन होगा एंड एक्रीशन के थ्रू फिर प्लैनेट्स बनेंगे. हाउएवर साइंटिस्ट इन later period took up the problems of origin of universe rather than that of just the earth or planets. अब यहाँ पे अर्ली थ्योरीज जो हैं they were just talking about origin of earth, but बाद में जो साइंटिस्ट आए, लेटर स्टेजेस पे जो साइंटिस्ट आए, उन्होंने सोचा कि व्हाई वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट अर्थ. अर्थ जो है वो यूनिवर्स का पार्ट है एंड वी शुड आल्सो टॉक अबाउट यूनिवर्स, कि यूनिवर्स कैसे बना. अर्थ की ओरिजिन भी समझ आ जाएगी अगर एक बार ये समझ आ जाएगा कि यूनिवर्स कैसे बना. ठीक है, तो फिर बाकी जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने फिर यूनिवर्स के बारे में बात करना शुरू किया कि अब यूनिवर्स की स्टडी करेंगे. ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में जो है हम बात करेंगे यूनिवर्स की. बट एक बार मैंने बोला था कि जो ये नेबुलर हाइपोथेसिस है उसका कुछ क्रिटिसिज्म भी था, क्योंकि इसको हम एक्सेप्ट नहीं करते. वी डू नॉट कंसिडर दिस एज एन आइडियल थ्योरी जिसकी वजह से प्लैनेट्स बने. ठीक है, तो इसके क्या क्या क्रिटिसिज्म हुआ इसका. तो जैसे कि इसमें इस पूरी थ्योरी में बोला गया कि एक नेबुला है. ठीक है, एक नेबुला है और वो एक सन के अराउंड है. तो सवाल ये होता है कि ये नेबुला आया कहां से, इस नेबुला की ओरिजिन क्या है. बहुत सारे जो क्रिटिक्स हैं उन्होंने यही सवाल उठाया कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ दिस नेबुला. ठीक है, एंड पार्टिकल्स जो है वो रैंडमली कैसे मूव होने लग गए, क्योंकि जैसे हमने जो न्यूटन्स लॉ है उसमें पढ़ा है कि किस तरीके से इफ समथिंग इज एट रेस्ट तो वो रेस्ट पे ही रहेगी अगर उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम ना करे, अगर उसको कोई हिलाए ना. कोई चीज अगर रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी until and unless some force is acting upon it. तो फिर जो पार्टिकल्स पहले आपने इमेजिन किया था या पहले आपने एज्यूम किया था, assumption ली थी कि पार्टिकल्स जो हैं वो स्टैटिक हैं, तो अचानक से ऐसा क्या हुआ, ये जो पार्टिकल्स हैं वो रैंडमली मूव करने लग गए. अगर वो स्टैटिक थे, वो रेस्ट पे थे, तो वो इस तरीके से मूव नहीं करने चाहिए, वो स्टैटिक ही रहने चाहिए. तो इस चीज को आप कैसे एक्सप्लेन करोगे. तो बहुत सारे लोगों ने इमैनुअल कैंट से ये चीज पूछी कि हाउ द पार्टिकल स्टार्टेड मूविंग एब्रप्टली और रैंडमली. एंड उसके साथ साथ उन्होंने देखो इस थ्योरी में भी मैंने एक और बात बताई थी आपको कि जो पार्टिकल्स हैं वो पहले रैंडमली जो है मूव कर रहे थे एंड रैंडमली मूव कर रहे थे. उसके बाद क्या हुआ, इसमें कोलिजन हुआ. कोलिजन की वजह से क्या हुआ, फ्रिक्शन, एंड फ्रिक्शन इन सब की वजह से क्या हुआ, हीट प्रोड्यूस हुई. एंड हीट प्रोड्यूस होने के बाद धीरे धीरे करके ये जो पार्टिकल्स हैं ये सारे एक डायरेक्शन में मूव करने लग गए, मतलब रोटरी मोशन जो है उसमें आ गए. तो बहुत सारे क्रिटिक्स ने बोला कि अगर कोई चीज ऐसे रैंडमली मूव कर रही है और हीट प्रोड्यूस हो रही है, कोलिजन हो रहा है, इस चीज की वजह से ऐसे रोटरी मोशन नहीं क्रिएट होता. मतलब आपस में पार्टिकल्स कोलाइड कर रहे हैं, अचानक से वो सेम डायरेक्शन में कैसे मूव करने लग गए, इसकी भी एक्सप्लेनेशन कैंट के पास नहीं थी. तो इस तरीके से इस थ्योरी को मतलब काफी सारा क्रिटिसिज्म भी देखने मिला एंड इसको फिर इंप्रूव करने के लिए, इसके क्रिटिसिज्म को एक तरीके से और उस पर बात करने के लिए, उसको हटाने के लिए काफी सारे जो दूसरे
साइंटिस्ट हैं जैसे लैपलेस एंड यहाँ पे जो हमने बात की कार्ल एंड स्किमिडिट, उन्होंने फिर इस पे और काम किया, इसको एक सही थ्योरी या इस पे बेटर एक्सप्लेनेशन देने के लिए। तो आई होप कि आपको ये वाला जो सेक्शन है वो सही से समझ आया होगा कि किस तरीके से अर्ली थ्योरीज जो हैं वो बताती हैं कि अर्थ कैसे बनी। ठीक है, वो नेबुलर हाइपोथेसिस की बात करती हैं। देयर वाज अ नेबुला, वो नेबुला जो है वो डस्ट एंड पार्टिकल्स का बना हुआ था। ठीक है, गैसेस का बना हुआ था, मेजरली उसमें हीलियम एंड हाइड्रोजन गैसेस थी। पार्टिकल्स थे उसमें, पहले वो स्टैटिक थे, अचानक से वो घूमने लगे, घूमते घूमते काफी सारी हीट प्रोड्यूस की, वो अचानक से सब एक डायरेक्शन में मूव करने लग गया। जब एक डायरेक्शन में मूव किया तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ने काम किया, उसमें से 9 रिंग बाहर निकली, हर एक रिंग जो है कंडेंस हुई, उसमें से प्लैनेट बना, प्लैनेट के साथ साथ उसमें से सैटेलाइट वगैरह बनी, एंड दैट इज हाउ एज पर अर्ली थ्योरीज और एज पर नेबुलर हाइपोथेसिस प्लैनेट्स वर फाउंड। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजों की बात करेंगे। इट वॉज ऑल्सो इंटरेस्टिंग बट वी विल टॉक अबाउट मोर इंटरेस्टिंग थिंग्स, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, कि ये पूरा ब्रह्मांड जो है कैसे बना, उसके बारे में कौन कौन सी थ्योरीज हैं।